हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 10/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिंसा में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां डैश मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात आई है लेटराइट मिट्टी के बारे में, तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। लेटराइट मिट्टी भारत के सबसे माने कौन सी फसल उपजाया जाता है लेटराइट मिट्टी में? तो चाय उपजाया जाता है। चाय सबसे भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उपजता है? तो पाया जाता है असम में। कहाँ? असम में। और लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिल्का की बहुलता होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा? दाब अधिक होगा। वो कैसे होगा? तो चलिए देख लेते हैं कैसे। क्योंकि प्रेशर, इसे पी से सूची कहते हैं, प्रेशर यानी दाब। दाब पी बराबर होता है F/A, जहाँ पी हो गया क्या? प्रेशर, एफ हो गया बल और ए हो गया क्षेत्रफल। यानी कि प्रेशर यानी दाब, दाब किसके अनुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/A के यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा? तो दाब अधिक होगा, क्योंकि इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जब दाब अधिक होगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल कम होगा, और जब दाब कम होगा तो क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो डिजिटल इंडिया अभियान का आधार कौन है? भारत नेट परियोजना हमारा बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? किसने लिखे थे? तो लिखे थे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। वो क्या है? वो है धूमकेतु। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब धूमकेतु की बात आई है तो चलिए धूमकेतु के बारे में जान लेते हैं। धूमकेतु कितने वर्ष पर दिखाई देता है? धूमकेतु 75 वर्ष पर दिखाई देता है। धूमकेतु पिछले बार कब दिखाई दिया था? तो 1987 में दिखाई दिया था। अब अगले बार कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ब्लू प्लैनेट के नेपच्यून के अलावा कौन जाना जाता है? वो है पृथ्वी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कि आकार में पृथ्वी कितने नंबर पर आता है? आकार में सबसे 5वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा कौन आता है? बृहस्पति आता है। दूसरा पर शनि आता है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण और उसके बाद पृथ्वी आता है। और पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है, कौन है? वो है चंद्रमा। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो पहले किस चीज़ से बना था? वो पहले बना था अमोनिया CH4 और NH3 और CH4 और H2S से बना था। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। H2S को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। पहले यही चीज़ से वातावरण बना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों को डैश जोड़ी पाई जाती है। जो विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी 2। यानी डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। जो विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ी स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम का आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इसमें जो यह सेट जहाँ से लिए हैं उसमें भी यह गलत बताया गया है। चलिए फिर भी हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के विभवांतर को किससे सूचित किया जाता है, तो v से। v बराबर दिया गया है 10 और आवेश को यानी कि इसे q से सूचित किया जाता है। q बराबर क्या है, 3 दिया गया है। अब पूछा गया है कार्य, यानी कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है, यानी w पूछा गया है वाट। तो v बराबर होता है w बटे q। तो w बराबर हो जाएगा v इंटू क्यू। तो यहाँ मान रख देंगे, जो मान रख के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो v का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 रख दिए गुने q का मान कितना है, q का मान है 3, यानी कि 3 रख दिए, यानी कितना आ जाएगा 10 या 30। 30 क्या आएगा, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो 30 जूल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है, तो 30 जूल ऑप्शन डी देखते हैं, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि जी का मान कितना होता है, तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। कभी कभी यूनिट पूछ देता है, कभी कभी मान के सहित यूनिट पूछ देता है, याद रखिएगा। ये स्मॉल जी का मान है, कैपिटल जी का मान कुछ और होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो चलिए इसे द्रव्यमान कैसे निकलता है जान लेते हैं। द्रव्यमान निकालने के लिए सभी तत्वों के द्रव्यमान संख्या को जोड़कर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, सापेक्ष द्रव्यमान होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो 40, एक कैल्शियम है तो 40 के 40 हो जाएगा, 40 प्लस यहाँ कितना है, OH है क्या होल ट्वाइस, यानी यहाँ 2 गो O है और H भी क्या है, 2 गो है। तो O का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, इसका होता है 16, तो 2 गो है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 2 4 4 और 4 3 7, यानी 74 यू हो जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 74 यू, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराता है, वह क्या है, ईस्टर है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए ईस्टर की, ईस्टर का सूत्र क्या होता है, तो होता है CnH2nO2 या फिर CnH2n प्लस 1 COOR होता है ईस्टर का रासायनिक सूत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है, तो दर्पण कौन सा है, तो दर्पण हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आपका परावर्तक बनता है कैसा, आपसे छोटा, माने वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग
डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं या फिर कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। अब बात की जाए कि अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची कुल 12 है। अब 12वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 12वां अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ये भी 1993 ही में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कितने विषय? 21 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की संस्था कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर पालिका का उल्लेख है, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा बेंजीन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? तो एल्केन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन एल्काइन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये सब इथेन ब्यूटेन मीथेन ये सब क्या हो जाएगा? एल्केन के ही पार्ट हैं, क्योंकि एल्केन में ए नहीं आ रहा है और इसमें देखिए इथेन तो ये नहीं आ रहा है, ब्यूटेन ए नहीं आ रहा है और एल्केन ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त पूछा है तो असंतृप्त हो जाएगा बेंजीन। और बात आई है बेंजीन के, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। उसका होता है C6H6 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के विचार की महान सच्चाइयों में नहीं है? तो वो क्या है? वो है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों के निवारण हो सकता है, यह नहीं है। तो ऑप्शन ए इजे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं तो क्या है? दुख का कारण इच्छा है। तो भगवान बुद्ध ने ही बताया कि दुख के कारण क्या है? इच्छा है यह। और ऑप्शन सी देखते हैं, यह एट लिफ्ट पथ के पालन से किया जा सकता है, यह भी बताए थे। और संसार दुख से भरा है, यह भी महात्मा बुद्ध बोले थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा डैश रूप में संग्रहित हो जाती है। तो किस रूप में हो जाती है संग्रहित? तो हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तब भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। WBC को कहते हैं, वो WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है। WBC को सैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रोग प्रतिरोध से रक्षा करता है शरीर को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्टेज का स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल्स में कितना धारा प्रवाहित होगी? चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें देखना होता है क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है प्रतिरोध यानी आर, इसे प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर दिया गया है 750 ओम। और विभवांतर यानी वोल्ट दिया गया है, भी से सूचित करते हैं। कितना है वोल्ट? 220।
और पूछा गया कि धारा प्रवाहित होगी, तो यानी I बराबर पूछा गया है वाट। जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I R। तो V का पूछा गया है I का मान, तो I बराबर हो जाए I R बराबर हो जाएगा V, यानी I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ V का मान रखते हैं, तो V का मान कितना है 220 है, तो 220 बटे 750 आ जाएगा, यानी एक शून्य से एक शून्य ही खत्म और बचा। जब 22 में 75 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.29 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। तो देख लेते हैं 0.29 एम्पियर कहाँ है, तो ऑप्शन ए देखते हैं 0.29 एम्पियर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो निकायों के बीच आकर्षण बल यानी F/9 है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो दूरी क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो चलिए देख लेते हैं। आकर्षण बल यानी F बराबर होता है G(m1 m2 बटे R के स्क्वायर होता है। तो क्या कर रहा है, बल 1/9 है, यानी कि 1/9 है, तो उसके बीच की दूरी यानी दूरी R की ये क्या है F के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या हो जाएगा R के कितना है, जब हम R के स्क्वायर है तो इसे क्रॉस में हम गुना करेंगे तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसे इसमें गुना होगा 9, यानी कि R बराबर हो जाएगा √9, क्या है कि स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर है इस पर R पर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट में चला आएगा 9, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 किसका स्क्वायर है, तो भले 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, वो हो जाएगा H+, तो चारों H+ आयन देगा, ये भी CH4 को क्या कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और HNO3 भी देगा और CH3COOH भी देगा और HCl देगा, मगर सबसे कम H+ आयन देगा वो हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं कौन है, तो देखते हैं 8 2 10 8 2 10 3 13, यह क्या है एल्युमिनियम, परमाणु संख्या 13 किसका है, तो एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम धातु है, क्योंकि जिसके अंत में हम पिछले भी माने जो टेस्ट हुआ है उसमें भी बताते हैं, जिसके अंत में अम आता है वो ज़्यादातर क्या होता है धातु होता है। देखिए एल्युमिनियम अम आ रहा है तो यह क्या है धातु है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा। और ऑप्शन बी देख लेते हैं कि क्या है, तो 8 2 10 अच्छा 16, यह क्या है सल्फर है। सल्फर क्या है एक अधातु है। और 8 2 10 5 15 15 परमाणु संख्या किसका आता है फास्फोरस का आता है। फास्फोरस को पी से सूचित करते हैं। 8 2 10 4 14 14 क्या है सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन क्या है एक अधातु है, सॉरी अधातु नहीं यह उपधातु हो जाएगा कि अधातु तो यह फास्फोरस हो जाएगा। तो उपधातु की बात आई है तो उपधातु के बारे में जान लेते हैं कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो उपधातु की संख्या 7 है। कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और पोलोनियम है और टूलोनियम है। 7 उपधातु है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने उपधातु की संख्या 7 गो है। अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में धातु कितने हैं, तो धातु 91 है। अधातु कितने हैं, अधातु हो जाएंगे 20 और उपधातु की संख्या 7 है।
तो सबको जोड़ते हैं तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल में तत्व है वो है 111। ये जो है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में। आधुनिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल को किस आधार पर व्यक्त किया गया है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। या किसने आधुनिक पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो मोसले ने दिया। अब पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो पीरियोडिक टेबल दिए थे मोसले, मेडलिफ दिए थे। तो चलिए इतना से यहाँ इतना इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन माने बनता है, याद रखिएगा, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन जितना बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि देखना पड़ता है क्या क्या दिया गया है और क्या दिया पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। 10 केजी के द्रव्यमान यानी m दिया गया है कि m कितना है, 10 है, और वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान से वेग से गति करती है, यानी गति वेग को किसे v से सूचित किया जाता है, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और गतिज ऊर्जा यानी ke पूछा गया है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसे ke से सूचित किया जाता है। ke बराबर होता है ke बराबर पूछा गया है वाट। जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी ke बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ ही रहेगा, और m का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ 10 दिया गया है, और v का मान कितना है, v का मान 5 है, तो यहाँ v² है, यानी 5 गुनी से 5 लिख सकते हैं। तो इसे काटेंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी 25 पचे कितना आ जाएगा, यानी 25 पचे 125 क्या काइनेटिक एनर्जी का ऐसा मात्रक, यानी कि गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, यानी 125 जूल जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ कौन है 125, तो ऑप्शन सी देखते हैं, तो 125 जूल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब CaO को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं और जब इसे गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे ही क्या कहते हैं, भाखड़ा चूना या फिर क्या कहते हैं, इसे भाखड़ा चूना कहते हैं, याद रखिएगा, या भूजा हुआ चूना कहते हैं इसे। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भाखड़ा चूना या भूजा हुआ चूना कहते हैं। और इसका भी पूछ लेता है कभी, भाखड़ा चूना या उसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र तय हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और पूछा जाए कि अनभुजे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाण्विक है, तो वो क्या हो जाएगा, गंधक, यानी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधक क्या है, बहुपरमाण्विक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं, तो किसको अभिसरण दर्पण कहते हैं, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर अभिसरण कहते हैं या फिर अभिसायी दर्पण कहते हैं इसे, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब उत्तल दर्पण को देखते हैं, तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं या फिर डाइवर्जिंग लेंस, मिरर हो जाएगा, दर्पण है तो मिरर हो जाएगा, यानी डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य हैं, यानी कथन सत्य हैं, तो ये देखते हैं। घनत्व किसी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, यह सही है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व बराबर, तो ये तो सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं, गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है
जब वह गति के अंतर्गत होता है क्योंकि उस पर वस्तु या पदार्थ के कण समतल दर्पण पर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होता है। यह भी सही, ऑप्शन बी भी सही है। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि डैश होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में डैश के साथ वृद्धि होती है। यानी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो कैसे होता है तो देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसे पीई से सूचित किया जाता है। पीई बराबर होता है mgh। जब एच बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसकी? एच के भी, और एम के भी, जी के भी है। यहाँ अगर जी की बात पहले एच की बात आई है ऊंचाई की, तो यहाँ ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं। जब एच बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। यानी अगतिशील किसके प्राणी होते हैं? तो पॉरीफेरा के प्राणी होते हैं जो अगतिशील होते हैं। तो ऑप्शन डी इज हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई ऐसा वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।